इंडियंस के लिए जब भी इन्वेस्टिंग की बात आती है तो दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें लोग आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। एक है रियल एस्टेट और दूसरा है गोल्ड। लेकिन रियल एस्टेट में आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, तो बिगनर्स के लिए बच जाता है गोल्ड। और हमारे पेरेंट्स से भी हमें यही सुनने मिलता है कि गोल्ड सबसे बेस्ट और सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सदियों से इसका प्राइस बढ़ता आ रहा है और वो हमें दिख भी रहा है। लेकिन फिर कुछ लोग कहेंगे कि गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि अब हम म्यूचुअल फंड्स में और स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं फिर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, स्टॉक्स में तो पैसा डूबने का भी खतरा होता है, लेकिन गोल्ड में पैसा कभी भी डूब ही नहीं सकता। तो फिर सच क्या है? क्या गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है बाकी दूसरे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले? जैसे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में गोल्ड कैसा परफॉर्म करता है और फ्यूचर में गोल्ड हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है? तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, और ये जवाब मैं हमेशा की तरह एकदम डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में दूंगा। तो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको इस एक वीडियो से बहुत सारी आई ओपनर चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और इस एक वीडियो से आपकी फाइनेंशियल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस पीले मेटल के पीछे लोग इतने पागल क्यों हैं, मतलब ये सोना इतना महंगा क्यों होता है। तो दोस्तों, नो डाउट ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत, चमकीला और काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी वजह हैं जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ता है। वो ये है कि गोल्ड एक नॉन पेरिशेबल आइटम है। हम इसको सालों साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, ना इसमें जंग लगता है, ना ये सड़ता है, और ना ही इसका टेस्ट या फंक्शन बदलता है, और ये बहुत ही कम जगह लेता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ना कोई कंट्री की गवर्नमेंट, ना कोई टेक्नोलॉजी, और ना किसी कंपनी का CEO। जहाँ हम नोट्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट रातों रात बहुत सारे नोट छाप सकती है, लेकिन ज़्यादा सोना अचानक से कोई नहीं ला सकता। हमें इसे गोल्ड माइन से खोद के निकालना पड़ता है, जो बहुत ही एक्सपेंसिव और रिस्की प्रोसीजर है। तो गोल्ड की इन क्वालिटीज़ की वजह से इसकी डिमांड कभी भी अचानक से गिरती नहीं है। मतलब ये बात तो पक्की है कि इसको खरीद कर रख लेने से, यानी बाई और होल्ड करने से, आपका पैसा ज़ीरो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में इसे खरीदने वाला आपको मार्केट में मिलेगा ही। इसलिए अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि आपको अपनी सेविंग्स का क्या करना चाहिए, तो आप गोल्ड ले सकते हो। या फिर आप ऐसे देश में रहते हो कि आपके पास कोई और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ही नहीं, तो भी आप गोल्ड खरीद के रख सकते हो। या फिर आपको लगता है कि देश के हालात बिगड़ने वाले हैं, कोई रिसेशन आने वाला है या वर्ल्ड वॉर होने वाली है, तो भी आप गोल्ड खरीद सकते हो। क्योंकि दोस्तों, लोगों का सबसे ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। तो जब भी मार्केट क्रैश होता है या किसी भी वजह से लोगों के दिल में डर बैठ जाता है, तो लोग स्टॉक्स बेच के गोल्ड ही खरीदते हैं। तो अगर आप पहले से ही अमीर हो और आपके पास बहुत सारा पैसा है जिससे आप अपनी लाइफ टाइम का गुजारा कर सकते हो, तो आप गोल्ड खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है, तो अब हम इस वीडियो के इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ आते हैं कि जब इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और अमीर लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। तो दोस्तों, गोल्ड की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहली तो ये है कि ये हमारे लिए एक्चुअल वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकता। वॉरेन बफे इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि मान लो आपके पास पूरी दुनिया का सारा सोना है, तो फिलहाल इस पूरी दुनिया में $10 ट्रिलियन का गोल्ड है। तो जितना बड़ा एक फुटबॉल ग्राउंड होता है, आप उसमें सारा सोना भर लो, उतना सोना आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या? वो सोना ना आपके लिए कोई इनकम प्रोड्यूस कर सकता है, ना लोगों को जॉब दे सकता है, ना वो देश के लोगों की लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, और ना ही देश में डेवलपमेंट ला सकता है। वो गोल्ड आपको, और आप उस गोल्ड को ऐसे ही देखते रहोगे। और इसलिए वॉरेन बफे कहते हैं, आई हैव नो व्यूज एज टू वेयर द गोल्ड विल बी इन फ्यूचर, बट वन थिंग आई कैन टेल यू इज दैट इट विल नॉट डू एनीथिंग बिटवीन नाउ एंड जजमेंट डे। मतलब वो सोना आपको बस देखता ही रहेगा और आपके लिए कुछ काम नहीं करेगा। हाउएवर, कोका-कोला कंपनी विल बी मेकिंग मनी, एंड आई थिंक एप्पल विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, एंड इट्स अ लॉट बेटर टू हैव अ गूज दैट कीप्स ऑन लेइंग एग्स देन अ गूज that sits there and needs insurance and storage and a few costs like that। जिसका मतलब ये है कि अगर आपको अपने खर्चे के लिए पैसा चाहिए, तो आपको सोना बेचना पड़ेगा, उसका एक हिस्सा सेल करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी कंपनी से आपको डिविडेंड्स मिलता है, जिससे आप शेयर्स को होल्ड करते हुए भी अर्न कर सकते हो। तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होता है और आपकी इनकम भी ग्रो होती है, और कंपनी से लोगों को जॉब्स मिलती है, लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है, देश की तरक्की होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसलिए वॉरेन बफे कंपनीज को प्रेफर करते हैं, मतलब स्टॉक्स खरीदना प्रेफर करते हैं। और क्योंकि गोल्ड कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है, तो लोग इसमें तभी इन्वेस्ट करते हैं जब लोगों के दिल में डर पैदा होता है। लेकिन अगर हम स्टॉक्स की बात करें, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी डिमांड हमेशा रहती है। फिर चाहे मार्केट क्रैश हो या ना हो, वो कंपनीज कंटिन्यूसली ग्रो होती रहती हैं, उनका प्राइस इतना फ्लक्चुएट भी नहीं होता। जैसे आप गूगल का प्राइस देख सकते हो
या फिर माइक्रोसॉफ्ट का प्राइस देख सकते हो। और दूसरी प्रॉब्लम गोल्ड की ये है कि हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब भी हम गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो हम हमेशा ये पूछते हैं कि भाव कितना है या प्राइस कितना है। कोई ये नहीं पूछता कि वैल्यू कितनी है। और जब भी हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले गोल्ड का प्राइस ज़्यादा हो गया है तो हम समझ लेते हैं कि ये फिलहाल महंगा है, मतलब अभी इसे सेल करने का बेस्ट मौका है। और अचानक से शॉर्ट टर्म में इसका प्राइस गिर जाता है तो हम समझ लेते हैं कि ये सस्ता हो गया है, मतलब ये टाइम खरीदना चाहिए। तो ये टिपिकल टेक्निकल एनालिसिस होता है कि आप इसके पिछले कुछ दिनों का चार्ट देख के एनालिसिस कर रहे हो कि आपको इसे खरीदना चाहिए कि नहीं। लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया में प्राइस और वैल्यू दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसलिए जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना चाहें तो निकाले कैसे। जैसे बॉन्ड से आपको इंटरेस्ट मिलता है, स्टॉक से आपको डिविडेंड या कैश फ्लो मिलता है और रियल एस्टेट से आपको रेंट मिलता है, जैसे हम उस इन्वेस्टमेंट की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन गोल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। गोल्ड में आपके पास सिर्फ एक डेटा अवेलेबल होती है और वो है उसका हिस्टोरिक प्राइस। और अगर आप गोल्ड पे थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका प्राइस सबसे ज़्यादा रिसेशन और मार्केट क्रैश के टाइम पे बढ़ता है, जिसे कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये उतना ज़्यादा रेट से ग्रो ही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इंडिया के पिछले 40 साल का डेटा चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि गोल्ड सिर्फ 8 से 10% के रेट से ग्रो हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और पिछले एक साल में कोरोना वायरस की वजह से गोल्ड का जो प्राइस इंक्रीज हुआ है हमने वो भी इस डेटा में काउंट किया है, और फिर भी इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न 10% के नीचे ही है। और अगर हम रियल रिटर्न्स की बात करें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में 8% का तो इन्फ्लेशन रहा है, मतलब महंगाई को एडजस्ट करने के बाद गोल्ड ने हमें 1 से 2% का ही रिटर्न दिया है, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी इन्फ्लेशन टैक्स पे करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हम इन्फ्लेशन टैक्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताओ। एक सर्टेन नंबर रिक्वेस्ट आने पर हम इस वीडियो को ज़रूर बनाएंगे। तो एक्चुअली अगर आप गोल्ड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो। इसलिए अगर आप पहले से ही अमीर हो तो ये गोल्ड आपको अमीर रख सकता है, अमीर बना नहीं सकता। और इसका सिंपल प्रूफ ये है कि आपको दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि वो गोल्ड में इन्वेस्ट करके अमीर बना है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके अमीर हुए हैं या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अमीर बने हैं, लेकिन गोल्ड में इन्वेस्ट करके अमीर हुए लोग आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। और आज की तारीख में जितने भी लोग फोर्ब्स 500 रिचेस्ट मैन की लिस्ट में हैं वो सभी बिजनेस ओनर्स हैं, यानी वो स्टॉक ओनर्स हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में 10 और 15% में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। यूएसए की एप्पल कंपनी 40 सालों में जीरो से लेकर $2 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है, और जिस रेट से ये कंपनी ग्रो हो रही है इसको मुश्किल से 10 साल लगेंगे $10 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए, कंपाउंडिंग की पावर की वजह से। मतलब जितना गोल्ड पूरी दुनिया में है उतनी ही वैल्यूएबल एप्पल कंपनी हो जाएगी। और सिर्फ ये एक कंपनी है यूएसए की। आप इमेजिन कर सकते हो यूएसए में ऐसी कितनी सारी कंपनीज हैं जो कंपाउंडिंग की वजह से कितना स्पीड में ग्रो हो रही हैं। और दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यूएसए आज भी इतना आगे है, उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, क्योंकि वहाँ लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, जॉब माइंडेड नहीं। जो रिस्पेक्ट यहाँ एक सरकारी नौकरी पाने वाले को मिलती है वही रिस्पेक्ट वहाँ स्टार्टअप करने वाले को मिलती है। और जिन लोगों को लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करके उनका पैसा ग्रो हो रहा है तो वो अपने कैलकुलेशन में इन्फ्लेशन को इग्नोर कर रहे हैं, जबकि लोग खुद भी जानते हैं कि 10-20 साल पहले चीज़ें कितनी सस्ती मिलती थी और आज कितनी महंगी हो गई हैं। तो लोगों को महंगाई के बारे में ज़रूर पता होता है, लेकिन कभी भी ये पता लगाने की कोशिश नहीं करते कि ये इन्फ्लेशन क्या रेट से ग्रो होता है और उनके इन्वेस्टमेंट का रियल रिटर्न यानी इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न क्या रेट से ग्रो हो रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि पिछले कुछ सालों में गोल्ड ने हमें बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को अपने आप से एक कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप इसमें सिर्फ 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे या फिर एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे। और अगर आप 2 से 3 साल के लिए भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है। इसलिए मेरे हिसाब से गोल्ड हमें लॉन्ग टर्म में उतना ही रिटर्न दे सकता है जितना कंट्री की इन्फ्लेशन होती है। इसलिए गोल्ड एक बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं है और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। दोस्तों, इंटरेस्टिंगली गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, क्योंकि गोल्ड इज़ अ रियल मनी। अगर मैं इस स्टेटमेंट को एक एग्जाम्पल से जस्टिफाई करूँ तो 1000 साल पहले 1 तोला सोना एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का महीने का खर्चा कवर कर सकता था, और आज भी 1 तोला सोना एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के 1 महीने का खर्चा कवर कर सकता है। और फ्यूचर में भी इसका प्राइस इन्फ्लेशन के साथ यही रेट से ग्रो होगा, और हज़ारों साल बाद भी 1 तोला सोना एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के महीने का खर्चा कवर कर पाएगा।
तो इसलिए मेरे हिसाब से जितने भी फिक्स्ड इनकम वाली स्कीम्स होती हैं जैसे एफडी, बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सब कुछ भी काम की नहीं होती। फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लोग आपसे कहेंगे कि आपको आपका पोर्टफोलियो स्टॉक्स और डेट फंड में डिवाइड करके रखना चाहिए, मतलब थोड़ा पैसा आपको इक्विटी फंड्स में और थोड़ा पैसा डेट फंड्स में, ताकि आपका पोर्टफोलियो मार्केट क्रैश के बीच में भी स्टेबल रह सके। लेकिन वो लोग ये इसलिए कहते हैं ताकि आप उनकी स्कीम्स में इन्वेस्टेड रहो, क्योंकि अगर आपको डाइवर्सिफाई करना ही है तो सही तरीका ये होगा आप गोल्ड और स्टॉक्स में अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड तो आपको वैसे भी 7 से 8% का रिटर्न दे ही रहा है। लेकिन अगर कभी भी मार्केट बीच में क्रैश होता है तो आपको 7 से 8% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि मार्केट क्रैश के बीच गोल्ड का प्राइस 40 से 50% के ऊपर निकल जाता है। लेकिन एफडी और डेट फंड में आपको वही 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको मिल ही नहीं सकता। दोस्तों, आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो और उसे डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हो, इस चीज़ के ऊपर हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको ऑनलाइन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स या गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक पे क्लिक करके अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हो और घर बैठे बैठे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।